नमस्ते बच्चों, हम नवा पाठ पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की पद्धतियाँ, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति के हमने 3 चरण भी पढ़े थे, किस तरह से नामकरण करते हैं। तो आज हम देखते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम और उनका IUPAC नाम। बच्चों, यहाँ पे आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। उस सारणी में कुछ कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम और संरचना सूत्र दिए हुए हैं और IUPAC नाम हमें लिखने हैं। तो पहला है एथिलीन। एथिलीन का संरचना सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो उसका IUPAC नाम क्या होगा? एथीन। तो आप लिख लीजिए वहाँ पे एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन प्रत्यय लगा। फिर सेकंड है एसीटलीन। उसका संरचना सूत्र है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होगा? एथाइन। तो यहाँ लिखेंगे आप एथाइन। फिर थर्ड है बच्चों एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड। इसका सूत्र है CH3COOH। अब यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए इथेन। और क्रियात्मक समूह COOH है, यानी ओइक अम्ल। तो क्या बन गया यहाँ पे नाम? इथेनोइक अम्ल या इथेनोइक एसिड। फिर अगला है मेथिल एल्कोहल CH3OH। तो इसका यहाँ लिखेंगे IUPAC नाम मीथेनॉल। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मीथेन और OH ग्रुप जुड़ा है तो मीथेनॉल। अगला है बच्चों एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र है CH3CH2OH। इथेन और उसमें एक क्रियात्मक समूह ऑल जुड़ गया OH, यानी एल्कोहल ग्रुप, तो इथेनॉल यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है एसीटल्डिहाइड CH3CHO। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। और यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे नल लगेगा, तो इथेनल या इथेनाल वो भी लिख सकते हैं आप। अगला है एसीटोन। उसका सूत्र है CH3COCH3। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है बीच में। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, 2 और ये 3 का एल्केन में नाम क्या है? प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्रियात्मक समूह CO, इसका संक्षिप्त नाम है ओन। और ये कौन से वाले से जुड़ा है? सेकंड कार्बन से। तो क्या आएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन परमाणु है, इसलिए प्रोपेन। और 2 यानी दूसरे से जुड़ा है 2 ओन। तो आप लिखेंगे प्रोपेन डैश 2 डैश ऑन। अगला है एथिल मेथिल कीटोन। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो एल्केन का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। तो आप लिखेंगे ब्यूटेन। और ये कार्बन परमाणु सेकंड वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डैश ओन। तो ब्यूटेन 2 ओन। अगला है एथिल अमीन CH3CH2NH2। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो एल्केन क्या हुआ? इथेन। और क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? अमीन। तो नाम आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इथेनामीन। अगला है एन प्रोपिल क्लोराइड। कार्बन परमाणु की संख्या 3।
3 वाले का एल्केन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। और क्रियात्मक समूह Cl जुड़ा है यानी क्लोरो। क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को हम उपसर्ग के रूप में लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? और कौन से वाले कार्बन से जुड़ा है? पहले वाले से। तो आप लिखेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1-क्लोरोप्रोपेन। अपना अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में हम यहाँ पर 4 गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। पहला ज्वलन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा संकलन और चौथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें पहला टॉपिक है अपना ज्वलन। ज्वलन इस टॉपिक को पढ़ते हैं उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन से घटक के कारण बायोगैस का ईंधन के रूप में उपयोग होता है? तो आपको इसका उत्तर क्या बताना है? कार्बन। अगला प्रश्न है, कार्बन तत्व के ज्वलन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो आपको इसका उत्तर लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। तीसरा प्रश्न है, बायोगैस का ज्वलन ये ऊष्माग्राही अभिक्रिया है या ऊष्मा उन्मोची? तो आपको इसका उत्तर क्या बताना है? यह ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए यह ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया होगी। बच्चों, ज्वलन इस अभिक्रिया में अभी जैसा कि मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है और पानी की वाष्प भी बनती है। तो यहाँ इस पहली समीकरण में आप देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो रही है और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। इस दूसरी समीकरण में आप देखेंगे मीथेन है CH4 और वह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है, पानी, ऊष्मा और प्रकाश। इथेनॉल CH3CH2OH ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा और प्रकाश निकल रहा है। ये सभी समीकरण संतुलित हैं। संतुलित समीकरण मैंने आपको तीसरे पाठ में संतुलित करना बताया था। बच्चों, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन घटकों की संख्या संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन घटकों की संख्या की अपेक्षा अधिक होने के कारण असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का जब ज्वलन होता है तो कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं, जिसके कारण उनका पूर्ण रूप से ज्वलन नहीं हो पाता और कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, इसलिए वो नीली ज्योति के साथ नहीं जलते हैं और कुछ काले के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें कार्बन घटकों की संख्या कम होने के कारण वो नीली ज्योति के साथ जलते हैं और उनका पूर्ण रूप से दहन होता है। हमारे घर में भी जब गैस हम जलाते हैं तो कई बार अक्सर नीली ज्योति के साथ ही वो जलता है, परंतु अगर गैस के बर्नर में कुछ कचरा अटक जाए या ऑक्सीजन की पूर्ति बराबर से ना हो पाए तो पीली ज्वाला निकलती है और उसके कारण बर्तन नीचे से काले होने लगते हैं। अगर घर पर गैस पे रखे बर्तन काले होने लगे तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हवा के आगमन मार्ग में रुकावट होने के कारण ईंधन का पूर्ण रूप से ज्वलन नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? बर्नर को साफ करना चाहिए। तो अगला टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण। अभी हमने ज्वलन की अभिक्रिया में देखा कार्बनिक यौगिक हवा में जलाने पर उन कार्बनिक यौगिकों के सभी बंध टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश
बाहर निकलता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? जल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा हो रही है? हवा की ऑक्सीजन द्वारा। पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की पूर्ति कराते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक भी कहते हैं। अधिकतर ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ एक प्रयोग है। एक परख नली में 2 से 3 मिलीलीटर इथेनॉल लेकर के उसमें 5 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट का विलयन डाल देते हैं, यानी उसे क्षारीय बना देते हैं। उसके बाद उस मिश्रण को हल्का गुनगुना करते हैं और उस मिश्रण में ड्रॉपर की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रंग कैसा होता है? गुलाबी, हैं बूंद बूंद करके उसे मिलाते जाते हैं और परख नली को हिलाते जाते हैं। तो शुरू में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं उसके अंदर, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट टपकाया, यानी उसकी बूंद गिराई, तो उसका गुलाबी रंग तुरंत गायब हो जाता है। कुछ समय तक ऐसा करते रहने पर उसका गुलाबी रंग गायब होता रहता है। फिर थोड़े समय के पश्चात गुलाबी रंग गायब होने में समय लगता है, और अगर हम इसी तरह से बूंद बूंद करके पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर डालते रहें, तो एक समय ऐसा आता है कि उसका गुलाबी रंग वैसा का वैसा ही बना रहता है, वो गायब नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो बच्चों, इसके पीछे कारण ये है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक हैं, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को संपन्न कराते हैं, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति कराते हैं। तो जब क्षारीय इथेनॉल उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो ऑक्सीजन की पूर्ति होने के कारण पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब हो जाता है। कुछ समय के पश्चात उसका गुलाबी रंग बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो चुकी रहती है। अब इथेनॉल को और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग वैसा का वैसा ही बना रहता है। अब यहाँ पे इसी को ही हम समीकरण के माध्यम से देखते हैं। ये है इथेनॉल, देखिए, और इथेनॉल ये क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की पूर्ति करा रहा है। कितने ऑक्सीजन लगते हैं? यहाँ पे 2 लगेंगे, 2 परमाणु। और ये क्या है? CH3 CH2 OH, क्षारीय है ये 2 ऑक्सीजन की पूर्ति करा रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये क्या बचा? CH3 COH, और 2 हाइड्रोजन जो निकले हैं वो यहाँ आ गए। अब यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो कार्बन की संयोजकता यहाँ 2 ही है, 4 होनी चाहिए। तो ये यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया? इथेनोइक अम्ल। और एक ऑक्सीजन यहाँ आ गए, तो ये क्या बन गया? पानी, COOH, इथेनोइक अम्ल, ओइक, और 2 कार्बन परमाणु है इसलिए इथेनोइक अम्ल। बच्चों, अधिकतर जितने भी तेल हैं वे सभी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और घी जो है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में दोहरा बंध या तिहरा बंध होता है, और संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में इकहरा बंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, यह आप तीसरे पार्ट में पहले पढ़ चुके हैं, और यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है।
अधिकतर निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम या निकेल उत्प्रेरक। मैंने यहाँ इस अभिक्रिया को लिखा है, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड है देखिए, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है, प्लेटिनम या निकेल उत्प्रेरक है। उसकी उपस्थिति में देखिए यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड समाप्त हो गया। हाइड्रोजन 2 परमाणु है, 2 परमाणु यहाँ आकर के जुड़ गए और इसका रूपांतरण किस में हो गया, ये तेल है और ये वनस्पति घी जिसे हम कहते हैं डालडा। तो असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो गया। तो यह अभिक्रिया कैसी है, संकलन अभिक्रिया। संकलन यानी जोड़ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। तो बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हम संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होते हैं, परंतु संतृप्त कार्बनिक यौगिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगली अभिक्रिया है अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया ही कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच जो एक गहरा बंध है बहुत अधिक प्रबल होता है, जिसके कारण संतृप्त कार्बनिक यौगिक अधिकतर पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और ये उदासीन रहते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरीन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। और क्लोरीन इतना प्रभावशाली होता है कि वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहता है, निकालता जाता है। पहले एक कार्बन हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे एक क्लोरीन संयुक्त हो जाएगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन को भी निकाल देता है, तीसरे को भी निकाल देता है और चौथे को भी निकाल देता है। यानी सभी हाइड्रोजन को निकाल करके वहाँ पर क्लोरीन परमाणु जुड़ जाता है। तो अब देखते हैं वो अभिक्रिया। ये है मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और वो क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया होती है। तो क्या बन रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे, 3। तो CH3 और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, CH3Cl प्लस HCl। किस तरह से जुड़ता है वो देखिए। ये कार्बन परमाणु है और ये 4 हाइड्रोजन है, मीथेन। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया और प्लस वो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर के क्या बन गया, HCl। उसके बाद एक और हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन ये भी निकल जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन जुड़ जाएगा और लास्ट में हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त होगा, CCl4। यानी ये चारों जगह पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन Cl। तो सूत्र अपने पास क्या प्राप्त हुआ, CCl4। तो अब देखिए दूसरी बात, CH3Cl वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रही है, सूर्य का प्रकाश यहाँ अनिवार्य है। तो क्या बना, एक और हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे 2 रह गया, तो CH2Cl2। अगली बार ये CH2Cl2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो केवल एक ही बचेगा, CHCl3। ये CHCl3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बचता है, हाइड्रोजन फिर निकल गया, यानी चारों क्लोरीन परमाणु जुड़ गए और चारों हाइड्रोजन को इसने बाहर निकाल दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, आपकी बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रोपेन का क्लोरीनीकरण। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक क्लोरीन परमाणु वाले ऐसे 2 समघटक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके संरचना सूत्र लिख करके उन्हें IUPAC नाम दीजिए। तो अब देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे ये मैंने प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाया है।
क्लोरीन के साथ उसकी अभिक्रिया हो रही है, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो क्या बना? क्लोरीन ने यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद संयुक्त हो गया, CH3 CH2 CH2 Cl। और दूसरा क्या हो सकता है? वो क्लोरीन किस जगह पे संयुक्त हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, तो ये इस जगह पे संयुक्त हुआ। अब नाम क्या देंगे? ये है क्लोरीन। क्लोरीन का संक्षिप्त नाम होता है क्लोरो। तो 1 क्लोरो प्रोपेन, और इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।